2014 टर्निंग पॉइंट नहीं है, 2014 से शुरू हुआ है। टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, जब गलवान होता है। उस वक्त जो ओपन सोर्सेज कहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी थी चाइना को काउंटर करने की मलक्का स्टेट में। उसके लिए हम अंडमान निकोबार में एक कमांड तो बना दी थी, उनको डेवलप कर रहे थे। $2 बिलियन का हमारा बजट था, शायद ज्यादा भी था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बट सर्जिकल स्ट्राइक्स, उड़ी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, ये हम एटलीस्ट मैं सर्विस में था, मेरे दिमाग में कभी ये सोच भी नहीं आती थी कि मुझे इतनी आज़ादी मिलेगी। आज जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लानर्स हैं, कमांडर्स हैं, दे आर फुल फ्रीडम उनके पास करने के लिए। जो कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखे, आप अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना मोदी की तरफ कि भाई क्या ऑर्डर है। ऑर्डर क्लियर है। के ऊपर विश्व ने सैंक्शन लगाए, बिल्कुल, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, हमने अपना बना लिया। क्रायोजेनिक इंजन का ऊपर सैंक्शन लगाए, हमने अपना बना लिया। तो जब जब सैंक्शन लगते हैं, जब जब कोई चुनौती आती है, आज जैसे अगर आपने मोदी जी को सुना हो, वो कहते हैं हम लोग मार्स के पास पहुंच गए हैं, और वो किस खर्चे पे पहुंचे हैं, हम एक ऑटो से कम किराए पे पहुंचे। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। आज देश जहां 15 अगस्त की आजादी का जश्न मना रहा है, वही उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन वीर जवानों ने या फिर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बलिदान दिए। इस मौके पर हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमन जी हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी, फॉर्मर बीसीजी के यूनिवर्सिटी, फॉर्मर सेक्रेटरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें हैं इस 15 अगस्त की। और सर, किस तरह से आप देखते हैं 15 अगस्त को? कितना धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक। ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको हम सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमें मैं नहीं बोलता अंग्रेज़ों से 100 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, मैं कहता हूँ 1000 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी। ट्रूली हम लोग डेमोक्रेटिक सर्कल में आए जब हमारे पास अपने अपने अधिकार थे, अपने रसूख थे, हम अपना काम कर सकते थे, और हमने किया। और अभी अब उसी के चलते आज 2047 का जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें बताया है, और उसके चलते हम सब उसको कवर कर लेंगे। परंतु जब हम वो कर रहे हैं, हमें इनिशियल जो हमारा ओरिजिन है या जो हमारी रूट्स हैं, उनको नहीं भूलना है। क्योंकि वो जो आज़ादी मिली थी वो कैसे आसानी से नहीं मिली। बिल्कुल, बहुत लोगों की शहादतें हुई, उन्होंने मार्टिरडम किया, अपनी जानें दी, कंट्रीब्यूशन करी, हर किसी ने किया अपने अपने तरीके से, और उन सबको हमने याद करना है। बिकॉज आज जो कुछ हम फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं, वो सब वो सीड्स जो उनके प्लांटेड थे, वो उन्होंने अपने खून से सींचे थे। तो इसलिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और उनको ना कि उनको याद करके कृतज्ञता दिखानी है, बल्कि उनसे लेसन लेना है कि जितना जोर आपने लगाया आज़ादी के लिए, उतना ही जोर हमने लगाना है भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, और दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हमारा जो संदेश है वासुदेवाय कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, और हमको साथ मिलजुल के पीसफुली रहना है और सबकी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखना है। सर, कुछ लोगों ने ये सपना देखा होगा कि आजाद भारत का, लेकिन इसको हकीकत में बदलने में इतना समय लगा, और उसके बाद अगर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का योगदान है। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, उन्होंने बहुत योगदान दिया, और जो सपना देखा आज हम सांस ले रहे हैं, वो जो विकसित भारत बनना है, वो सब उन्हीं की ही कंट्रीब्यूशन है। ये ऑल ऑफ अ सडन हवा में नहीं आया, उन्होंने दिया तो आज हमारे पास है। और उसकी वजह से अगर हम आगे चल के जो हमारे प्राचीन अपने जो हमारे वेद पुराण स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी पुरानी भारत अगर सोने की चिड़िया कहलाता था, तो हमें दोबारा वापस लाना है। तो ये वापस लाने की जो प्रक्रिया है, तो इसमें सबसे पहले तो योगदान उस आदमी का होना चाहिए, या उन लोगों का होना चाहिए, या उस तबके का होना चाहिए जिन्होंने पहले हमें ये दिया। हमसे तो सब कुछ छिन चुका था, तो छीनने के बाद जो स्टार्ट दिया है, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद मानना चाहिए और उनसे लेसन देने चाहिए। धन्यवाद ठीक है, बट उनसे लेसन लेना है कि हमें आगे कैसे जाना। सर, आज के समय में किस तरह की चुनौती है भारत देश पे? चुनौतियां, कश्मीर की अगर बात करें खासकर, चुनौतियां भारत देश में बहुत हैं, और चुनौतियां रहेंगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ चुनौतियां जितनी ज़्यादा हों उतना अच्छा है, क्योंकि जो चुनौतियां मीन्स क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स जो होते हैं, वो उनको हमने एज अपॉर्चुनिटी देखना है। और इसके कई एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा समय कम है, तो मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। भारत के ऊपर विश्व ने सैंक्शन लगाए, बिल्कुल, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, हमने अपना बना लिया। क्रायोजेनिक इंजन का ऊपर सैंक्शन लगाए, हमने अपना बना लिया। तो जब जब सैंक्शन लगते हैं, जब जब कोई चुनौती आती है, आज जैसे अगर आपने मोदी जी को सुना हो, वो कहते हैं हम लोग मार्स के पास पहुंच गए हैं, और वो किस खर्चे पे पहुंचे हैं, हम एक ऑटो से कम किराए पे पहुंचे हैं। बिल्कुल,
ये ना। और जो क्रायोजेनिक इंजन, तो आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 है सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। और कितने सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करें, 103 आई थिंक, 101, वो हमारा रिकॉर्ड हमारा है। तो सैटेलाइट लॉन्च के साथ साथ हमें स्पेस वॉरफेयर में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलती है। तो मतलब जहाँ कहीं पे भी हमको रोका गया, हम निकल के आए और बाउंस बैक किया, चाहे वो हमारा स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे हमारी आर्म फोर्सेज हो। हम 62 में क्या थे, शुरू में जो हमारे लीडर्स थे, मैं नहीं बोलता कि उन्होंने गलत किया, उनका एक विजन था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, पीसफुल कंट्रीज है, हमें आर्म फोर्सेज नहीं चाहिए। आर्म फोर्सेज से बहुत मेजर खर्चा है। परंतु आज की दुनिया की हालात ये है कि इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ये तो पहले की कहावत थी। तो वो शायद उसको अनदेखा किया और उसकी मार जब 62 में पड़ी, तो उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया। फिर 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ। आज जब हम देखते हैं अपने आप को, वी आई थिंक वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं बोलूँगा, मोस्ट इफेक्टिव आर्म फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब क्यों बना? ये इसी ने, यानी कि एक विकसित भारत बनने के लिए, एक प्रॉस्परस देश बनने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हो, वो हम हो चुके हैं। आप मिलिटरीली स्ट्रांग हो, वो हम हो चुके हैं। इकोनॉमिक्सली स्ट्रांग हो, वो हम हो चुके हैं। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें स्ट्रांग मिलिट्री चाहिए, और उसके साथ साथ में एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी चाहिए, ताकि हम उसको प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि सोने की चिड़िया जो बात की है, उसको हम आगे, हमारे जो जवान हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हालांकि आप लोग अग्निवीर को क्रिटिसाइज करते हो, पर वो मैंने भी उस वक्त सोचा था कि अग्निवीर सही चीज़ नहीं है। आपने 4 साल की बात करी थी, मैंने 8-9 साल मांगे थे, बट है सही, उसके बड़े सारे पॉजिटिव फॉलोअप थे। वो हमारी स्ट्रेंथ है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन, वो हमारी स्ट्रेंथ है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का आपने नाम ले दिया, अच्छी बात की। ये हमारे पास पहले परमिशन नहीं थी। बिल्कुल। अब ये जो पॉलिटिकल लोग बोलते हैं कि नहीं जी पहले भी क्रॉस बॉर्डर होता था, उसको हम बैट एक्शन बोलते थे। वो आर्मी के एक स्ट्रेटेजी के या टैक्टिक्स के अंदर कराता था। वो बैट एक्शन होती थी, 2-4 किलोमीटर जाना, करके वापस आ जाना। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बट सर्जिकल स्ट्राइक्स, उड़ी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, ये हम, एटलीस्ट मैं सर्विस में था, मेरे दिमाग में कभी ये सोच भी नहीं आती थी कि मुझे इतनी आज़ादी मिलेगी। आज जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लानर्स हैं, कमांडर्स हैं, दे आर फुल फ्रीडम उनके पास करने के लिए। जो कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखे, आप अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना मोदी की तरफ कि भाई क्या ऑर्डर है। ऑर्डर क्लियर है, जाइए, जो भारत के खिलाफ है उसको खत्म करिए, और खत्म करने के बाद ऑर्डर दीजिए, फीडबैक दीजिए कि सर हमने कर दिया। ये ऑर्डर है आज के। और साथ में जब हम भी थे तो कोई प्रॉब्लम आती थी, फिर हम मीटिंग बुलाते थे, बैठते थे, प्लानिंग होती थी। आज हमारे जो जवान हैं, आर्म फोर्सेस, तीनों सेनाएं कहेंगे, अपने जो इंटेलिजेंस वाले हैं, सिविल, मिलिट्री, सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी इंटेलिजेंस इनपुट एक ही जगह आ रही है। डायनेमिकली वो प्लान कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है तो हम ये करेंगे। अब वो नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर डायनेमिकली चलता है। क्या पाकिस्तान में आज पीओजेके में गड़बड़ चल रही है, वो कुछ कर सकते हैं, है पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। सारी की सारी सेनाएं चकन्नी है, डिप्लॉयमेंट पूरी है, फुल अलर्ट है। जरा भी कुछ किया तो हम क्या करेंगे, खाली अपने बॉर्डर्स को ही नहीं करेंगे, हम डीप स्ट्राइक करेंगे। हमने आज तक कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के मेनलैंड में हम स्ट्राइक कर सकते हैं। हम तो पीओजे के कहते थे क्योंकि ये हमारा है तो इसमें हम स्ट्राइक कर सकते हैं, ये तो हम अपने इलाके में, पर हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हिंटरलैंड में करा ना। तो इस तरीके की जो थी वो आज़ादी वो नहीं थी। फिर टेक्नोलॉजिकली जो हमारे पास वेपन्स थे, इक्विपमेंट थे, वो बड़े, 62 में तो कुछ भी नहीं था, बट ठीक है, वो लेट्स से 50% लेवल पे थे। आज मैं सोचता हूँ शायद 80% लेवल पे है। 65-71 की अगर बात करें, 1990 की बात करें, कितना फर्क था और कितने इक्विपमेंट आज के जमाने में हमारे पास? आज हम 100% हैं। आप चाहे ग्राउंड वॉरफेयर लीजिए, एयर वॉरफेयर लीजिए, मरीन वॉरफेयर लीजिए, स्पेस वॉरफेयर लीजिए, साइबर वॉरफेयर लीजिए। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता है शायद ये कॉन्फिडेंशियल हो, नहीं बताया है। जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसमें मुझे लगता है हम कमजोर हैं, एटलीस्ट ओवर्टली हमें पता नहीं। और पाकिस्तान का नैरेटिव वॉरफेयर ओवर्टली क्लियर आता है, और वो बहुत उनके फायदे भी होते हैं, हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ शायद हम कमज़ोर हैं, बट मुझे लगता नहीं है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बना रखा हो जो मेरी समझ के बाहर हो। 2 डिकेड पहले की अगर बात करें हम, तो जो युवा थे वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे कि हमने उस तरफ जाना, पर आज के युवा कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं दूर है। क्या वो सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाते हैं या उनको फील्ड पे भी आना पड़ेगा सर? नहीं, दूर मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, आज की डेट में जो युवा है या देश है, तो उनको ऑप्शन ज़्यादा आगे। हाँ, मैं कमिंग टू दैट। तो उसमें कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क, यानी कि एक रेडी वाला जो कुलचे भी बेच रहा है ना,
वो भी देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाहे वो 5 रुपए की रेडी 5 रुपए का कुलचा बेचता हो दिन में, इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रीब्यूशन। हर एक व्यक्ति का योगदान है, कोई अलग नहीं है। बाकी सवाल रहा कि युवा पहले आर्म फोर्सेज में ज्यादा जाते थे, आज कम है। ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। ऑप्शंस में ये नहीं बोलता कि पैसा कमाने की ऑप्शन है, ऑप्शन है कि अगर देश को हमने समृद्धि लानी है टेक्नोलॉजी में, तो वो जरूरत है यार। आज आपकी बुलेट ट्रेन चलती हैं। अब आपने कभी सुना है, ये कल परसों की खबर है, जम्मू रेलवे डिवीजन ने क्या बोला है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के ऊपर कंजेशन कम करने के लिए क्या किया, उन्होंने रेलवेज को एक वो ओपन रैंप वाला प्रोसीजर बनाया जो आर्मी यूज करती है मूवमेंट में, कि ट्रक चढ़ेगा बड़ी ब्राह्मणा से, रोडेड ट्रक, और उसको उतारेगा बीजबाड़ा में, तो आपकी सारी की सारी पोल्यूशन ये वो खत्म। दूसरा, उन्होंने जो रेट डिसाइड किए हैं, या अगर मान लो मुझे अखबार का एग्जाम्पल याद आ रहा, वो कह रहा है अगर 40,000 रुपया खर्चा लगता था डीजल का या और मेंटेनेंस का ट्रक का, तो कितने ट्रक उन्होंने टन्स लोड किए हैं और कितने किलोमीटर जाना है, उससे एक फार्मूला बनाया है, वो 47% चीपर है। तो इसका मतलब गुड्स की कीमत भी कम आ गई, बिल्कुल ठीक है, सामान भी सस्ता हो गया, ज़्यादा भी बढ़ गया। फिर सर्दियों में जो ट्रक रुक जाते थे, बर्फ पड़ गई, लैंडस्लाइड हो गई बारिश के मौसम में, वो सब क्लियर हो गया। तो अब ये इकोनॉमी इंप्रूव हुई ना। तो इसमें अगर जो बंदा जो रेलवे वाला बैठा था, मैं तो शाबाशी देता हूँ भाई, आप आर्म फोर्सेस नहीं हो, पर आपने अपने देश की सिक्योरिटी को कितना वैल्यूबल किया, इकोनॉमी को किया, और आर्मी भी ऐसे ही मूव करेगी। तो जो डिप्लॉयमेंट टाइमिंग्स थी, पहले 2-2, 3-3 दिन लगते थे, और वो वल्नरेबल होते थे एनिमी एयर को, बिल्कुल, आज तो टनल्स के अंदर निकलेंगे। तो इस तरीके से चाहे वो इसरो हो, स्पेस रिसर्च हो, डीआरडीओ हो, आईआईटीज हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, कॉरपोरेट हो, कोई भी हो, तो ये ऑप्शंस आ गई हैं, तो देश के युवा उस तरफ भी जाते हैं। पर अभी भी ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेज में जाना बंद कर दिया है, मारामारी अभी भी है, चाहे वो ऑफिसर लेवल है, चाहे वो जवान लेवल है, आज भी जाते हैं। सर लगभग 79 ईयर हो गए हैं आज़ादी मिले हुए, और कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आप देखते हैं जो आप भूले नहीं हैं? काफी सारे होंगे, कोई एक यार टर्निंग पॉइंट अब मैं बोलूंगा तो आप मुझे बोलोगे बीजेपी वक्त है, बट फैक्ट रिमेन्स 2014 टर्निंग पॉइंट ना, 2014 टर्निंग पॉइंट नहीं है, 2014 से शुरू हुआ है। टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, जब गलवान होता है। उस वक्त जो ओपन सोर्सेज कहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी थी चाइना को काउंटर करने की मलक्का स्टेट में। उसके लिए हम अंडमान निकोबार में एक कमांड तो बना दी थी, उनको डेवलप कर रहे थे। $2 बिलियन का हमारा बजट था, शायद ज़्यादा भी था। परंतु ये जो चाइना ने किया, चाइना को पता है, बिल्कुल, उससे क्या हुआ, वो $2 बिलियन का खर्चा शिफ्ट हुआ और पूरी सोच बदल गई। चाहे वो आर्म फोर्सेज के जवानों की, ऑफिसर्स की, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ब्यूरोक्रेट्स की, या उनके जो भी काम करने वाले हैं प्लानर्स की, सारी सोच बदल गई। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, सोच बदल गई, पूरा का पूरा एज बदल गया। और जो डीआरडीओ को, जिसको हम गंदे शब्दों का प्रयोग करें तो हम कहते थे, हमको गालियां देते थे कि भाई कुछ काम नहीं करते, वो भी धड़ाधड़ काम कर रहे हैं आजकल। और इतने वेपन्स, आज आपने सुना होगा अग्नि 4 का परीक्षण सफल हुआ है, अग्नि 5 है। हम दुनिया में कहीं पे भी मार सकते हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, सुपरसोनिक मिसाइल्स हों, या ग्राउंड वॉरफेयर हो, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में 4 ही कंट्रीज का कैपेबिलिटी हमारे पास है। हमारे पास सैटेलाइट बस्टिंग मिसाइल्स हैं जो सिर्फ दुनिया में 4 कंट्रीज के साथ हैं। तो इस तरीके से मैं 2020 को टर्निंग पॉइंट मानूंगा फ्रॉम दी आई वुड से आर्म फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी तरीके से देखो कितने रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसको बोलते थे काले कानून या पता नहीं क्या बोलते थे, बट उनके रिजल्ट देखो ना आज, इम्पैक्ट देखो ना आज। अभी काले कानून वापस ले लिए किसानों के, लंबी कहानी है, टाइम लगेगा, मैं उससे सहमत नहीं है कि काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं और हो रही हैं, ये नहीं कि, और आगे भी होंगी। ये नहीं कि आपने सीजेपी ने प्रोजेक्ट कर दिया तो काम बंद हो जाए। बच्चों को हमने समझाना है कि प्रोटेस्ट करो, यानी कि ऑपोजिशन वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऑपोजिशन नहीं करती है बच्चों को, तुम प्रोटेस्ट करो, मगर लड़ने की क्या जरूरत है यार। आप आगे तरीके से समझाओ, और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए उनकी जो मांगे हैं बड़ी जेन्युइन होती है। देश एक फ्रेमवर्क बनाइए बच्चों को, एक बच्चे हमारे देश के जो कहते हैं एक कर्णधार हैं, जो प्रोग्रेस की बात, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये तो बच्चों ने ही करनी है। हमारे पास हाईएस्ट लेवल रिसोर्स है वर्ल्ड में जो यंग पॉपुलेशन का, तो यही है जो विकसित भारत बनाएंगे। तो उनकी हमने बात सुननी है, और मैं बड़ा खुश हूँ ये जो शुरू हुआ प्रोटेस्ट, जब तक तो पीसफुल था, इट वाज ओके। हाँ, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने भी थोड़ा डिले किया, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह या नड्डा जी थोड़ा लेट आए, बिल्कुल जल्दी आना चाहिए था,
बात छोड़ो, सही बात करें, गलत बात थोड़ी कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे जो फॉरेन के पावर्स हैं, एक्सटर्नल पावर्स, वो सारा फायदा उठाते हैं, तो वो हमारे 2047 का है या 15 अगस्त की बात है, उसको फिर वो निगेट कर। जेके पल्स न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पूरी आपने चर्चा सुनी, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर की पूरी बात सुनी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, और ये नया हिंदुस्तान का ये घर पे घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद।